उम्मीद लोग लगा के बैठते कि कोई भी प्रत्याशी अगर डिक्लेयर हुआ तो वो सोचते मेरे घर तक आए। लेकिन जो सच्चा और ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता होगा ना, वो कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा। मैं खुद बता दूं, मेरे नियर बाय सुल्तानपुर विधानसभा पड़ती है, किराड़ी पड़ती है, मुंडगा पड़ती है और खुद मंगोलपुरी मेरी विधानसभा है। किसी भी प्रत्याशी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नैतिक ड्यूटी समझते हुए सबके इंटरव्यू भी किया है, कवरेज भी किया है और वोट के लिए लोगों से अपील भी की और लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रही हूँ। बौद्ध महासभा की बात करूँ या समता सैनिक दल की बात करूँ, ये तो बाबा साहब के ही संगठन है ना, लेकिन कहाँ है लोग? अभी जो मुकेश गौतम जी मंगोलपुरी से लड़े समता सैनिक दल के, वो पदाधिकारी है, लेकिन समता सैनिक दल का मुझे एक भी पदाधिकारी नहीं दिखाई दिया। उस समय मतलब 14.75% वोट था बहुजन समाज पार्टी का, दिल्ली में था। 2 विधायक भी जीते थे। हमारी उत्तर पश्चिमी लोकसभा है, वहां से 17 काउंसलर जीत कर आए थे और भी मतलब उनसे लोकसभा से काउंसलर जीत कर आए थे। तो आप सोचिए कि वो 14 या 15% वोट कहाँ चला गया। आज बहुजन समाज पार्टी, उसके कितने 4 या 5 कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे और वो भी बेचारे, मैं उनकी हिम्मत को सलाम देती हूँ कि जहां पर मतलब हजार लोग बीजेपी के, आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं और वहीं वो 2-4 लोग बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे थे, तो कम से कम ऐसे लोगों से इन पदाधिकारियों को सीख लेनी चाहिए। और भाजपा को हराना है तो आप किसी अन्य दल के साथ चले जाओ। और यही एक प्रोसीजर है जो हमें देखने को मिला, वो दिल्ली में मिला और तमाम बहुजन समाज पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता यहाँ तक कि जो विधानसभा से चुनाव लड़े। और अगर मैं अपनी मंगोलपुरी विधानसभा का उदाहरण दूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा आदरणीय सुरेंद्र जी कि मेरी ही मंगोलपुरी विधानसभा में, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, कई प्रत्याशी जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, निगम के प्रत्याशी रहे, वो लोग सारे के सारे आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे थे। सुल्तानपुरी विधानसभा में भी हमने देखा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने साहब मान्यवर काशी राम जी के साथ में क्या उनका कैडर को सुना है, हमने देखा है उनके संघर्ष को, वो लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट डलवाने का काम कर रहे थे और खुद उनका झंडा डंडा उठाकर चल रहे थे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। हमारे साथ नीलम बहुत है, आप किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, लगातार अपनी बात से पूरी दबंगता से रखती हैं, ढेरों सारे मंचों पे जाते हैं, बुद्धिज्म के बहुत सारे सैकड़ों कार्यक्रम आयोजनों में भी जाती हैं, लेकिन बसपा से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई नजर आती हैं। बसपा कहें और दिल्ली के अंदर नीलम बहुत कहें तो एक जैसी बात होती है। नीलम जी, स्वागत है पहले तो आपका मेरे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलम जी, क्या कहना चाहेंगे? कल चुनाव हुए थे और चुनाव के ठीक बाद जो समीकरण लोग देख रहे थे, जो अंदाजे लोग लगा रहे थे कि बसपा के बाद से बसपा के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन वोट और परसेंटेज भी थोड़ा गिरा है, तो इस माहौल को, इस एटमॉस्फेयर को क्या कहना चाहेंगे? देखिए आदरणीय जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूं, क्योंकि जिस तरह से 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग हुई और वोटिंग से पहले जो प्रचार प्रसार चल रहा था, उस प्रचार प्रसार को देख कर, क्योंकि हम खुद ग्राउंड कवरेज कर रहे थे, हर जगह जाकर, चाहे आकाश आनंद की सभाएं जहाँ हुई हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं 69 सीटों पर इस बार बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। 69 पे से 4 विधानसभाओं पे आदरणीय आकाश आनंद की जनसभाएं हुई, तो वो जनसभाएं भी कवर की हमने, वैसे भी प्रत्याशियों के इंटरव्यू किए और इस बार लग रहा था कि कुछ तो परिवर्तन होगा। क्योंकि इससे पहले अगर मैं 5 साल पहले जाऊं, 2020 की बात करूं, हम देखते थे कि जो प्रत्याशी हैं बेचारे 2-4 लोगों को लेकर साथ में घूम रहे, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ एक नया बदलाव दिख रहा था। जो भी प्रत्याशी, चाहे वो बेचारा झुग्गी झोपड़ी से आने वाला व्यक्ति है, वो कम से कम अपने पीछे 50-100 लोगों को लेकर चल रहा था, बसपा का झंडा उठाकर चल रहा था। तो इस बात को देखते हुए और जो एक हवासी भी चल रही थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस बार बहुजन मीडिया ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, क्योंकि प्रचारित और प्रसारित करने में जितनी भी सभाएं बीएसपी की हुई है या जो तमाम प्रत्याशी लड़ रहे थे, उनके इंटरव्यू उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किए हैं, जहाँ जाकर उनसे चर्चा की है किस आधार पर वोट लड़ रहे, मुद्दे क्या है, तो तमाम ऐसी चीजें थी। और मुद्दों के बारे में हम सभी जानते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो या फिर सरकार हो, वो सबके मतलब एक से बढ़कर एक मुद्दे थे। और वही हमने देखा कि जो बसपा पार्टी है, क्योंकि वो लगातार कहती है जो हमारा मैनिफेस्टो है वो भारत का संविधान है, तो एक नया बदलाव देखना चाह रही थी जो कार्यकर्ता थे या बसपा के जो पदाधिकारी थे या लोग थे। लेकिन जब जिस तरह से 8 तारीख को काउंटिंग शुरू हुई, तो वास्तव में इतने चौंकाने वाले नतीजे सामने आए और वो चौंकाने वाले नतीजे ऐसे थे कि शाम होते होते जब पूरा का पूरा एक वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया बहुजन समाज पार्टी का, कहीं पर 300 वोट पड़े, कहीं पर 600 है, कहीं पर 700 है, कहीं पर 1000 है। मतलब मुझे खुद जानकर बड़ा एक आश्चर्य और एक बड़ा धक्का सा लगा कि दिल्ली में 69 सीटों पे मुश्किल से मतलब 15 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 1000 से वोट ज्यादा हासिल किए। मतलब आप कुल मिलाकर भी जो बहुजन समाज पार्टी पूरे दिल्ली में
मतलब 60,000 वोट बैंक कलेक्ट नहीं कर पाई 68 सीटों पे, क्योंकि 70 सीटें थी, एक पे प्रत्याशी उतरा नहीं था और नरेला की थी वो नील गई थी, मुझे कारण नहीं पता। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करती हैं और एक सवाल भी खड़ा करती हैं कि प्लानिंग में कहाँ कमियां रही है, पदाधिकारियों ने किस तरह से काम किया, किस तरह से काम होना चाहिए था। तमाम रिजल्ट के बाद में जिस तरह से हमने देखा कि जो बसपा के समर्थक लोग थे, यानी कि जो नीचे कट्टर वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं हताश था, बड़ा मासूम था और उसने बहुत सारे सवालों की एक बौछार लगा दी बहुजन समाज पार्टी पर, तमाम कार्यकर्ताओं पर, यहाँ तक कि वो बहन जी पर भी सवाल खड़े करते नजर आए। क्योंकि अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि इनेलो गठबंधन के साथ में हरियाणा में चुनाव लड़ा और जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, उससे भी डाउन रिजल्ट है। बीएसपी का हरियाणा में गया, 2 सीटें गठबंधन से वहां निकली, वो भी इनेलो की थी, बसपा की एक भी सीट नहीं थी। इसी तरह से जो दिल्ली का रहा, और दिल्ली में भी बहन कुमारी मायावती ने, बसपा पार्टी ने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये बातें कह देना और सुन लेना, सुनने में कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि हम खुद अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहते हैं। खैर, ये तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो वोट परसेंटेज पिछली बार से भी घट गया। अगर पिछली बार की बात करूं तो 68,000 लगभग पूरी दिल्ली से वोट बैंक पड़ा था और इस बार तो मतलब 55,000 तक के ही आंकड़े को छू पाया है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है, एक सवाल भी खड़ा करता है उन तमाम प्लानिंग करने वाले नेताओं पर जो दिल्ली प्रदेश में बैठे हैं। शायद बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग जाए मेरी बातें, लेकिन मैं बसपा की कट्टर समर्थक हूँ और मैं एक तरह से प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ, चुनाव भी लड़ चुकी हूँ विधानसभा का, तो और एक तरह से हितैषी हूँ, क्योंकि जो भी मैं बात कहती हूँ वो संगठन के भले के लिए कहती हूँ। इसको लोग अन्यथा कुछ भी लेते रहे, और आप भी अच्छे से जानते हैं जब हम लोग उत्तर प्रदेश में 22 में पूरी उसमें उत्तर प्रदेश में चुनावी कवरेज कर रहे थे, किसी न किसी तरह कोई हेल्प नहीं की। बहुत सारे लोग तो ये एलिगेशन करा कि भाई मोटे मोटे पैसे आप प्रत्याशियों से लेकर कवरेज कर रहे हो, कौन सा मतलब महान काम कर रहे थे। तो आप भी प्रत्यक्ष रूप से जानकार है कि हमें 2-2, 3-3 दिन हो जाते थे नहाए बिना, और कई बार तो ऐसा होता कि हम लोगों को खाना भी नहीं मिलता था। तो ऐसी सिचुएशन थी और किसी भी प्रत्याशी ने मतलब कोई सहयोग नहीं किया, ना किसी ने ये तक पूछा कि भाई आप लोगों ने खाना खाया नहीं खाया, मतलब चल रहे थे अपने बलबूते। लेकिन फिर भी आज लोग आकर बहुत सारे आप पर सवाल खड़े करेंगे, आपको ही उल्टा सीधा कहेंगे। और यहाँ तक कि मैंने देखा है जब चुनाव निकल जाते हैं तो बहुत सारे बसपा के पदाधिकारी कहूँ या समर्थक कहूँ, वो बहुजन मीडिया को ही गाली देने का काम करते हैं। आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे। मतलब नीलम जी, क्या कारण है कि जो बसपा के लोग थे वह हमेशा कहते थे कि बाहर के लोगों को टिकट दिया जाता है, लेकिन बसपा ने इस बार सारे कैडर को ही लड़ा दिया, फिर क्या कहेंगे कि फिर ये वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ? देखिए, अभी मैं सुबह साजिश है? जी बिल्कुल मैं बता रही हूँ। अभी सुबह सुबह यहाँ पर मुझे मंगोलपुरी विधानसभा के प्रत्याशी मिले जो कि मंगोलपुरी विधानसभा से लड़े हैं। 750 कुछ वोट उनको पड़ा है। वो खुद मुझे बता रहे थे कि दिल्ली में इस बार क्या हुआ है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और जो दिल्ली की टीम है, प्रदेश की टीम है, उन्होंने लास्ट मूवमेंट में जब मतलब 14-15 दिन बचे हैं तो उन्होंने जाकर कार्यकर्ताओं को पकड़ा है और कार्यकर्ताओं को बोला कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, बहन जी का आदेश है। तो उन लोगों ने कम से कम मैं उनका धन्यवाद जरूर दूंगी, क्योंकि उन्होंने इस समय में जहां कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे उन्होंने कम से कम पार्टी का झंडा उठाया और पार्टी के सिंबल को वहां पर मजबूत करने का काम किया। क्योंकि कोई भी वोटिंग करने गया तो कम से कम हाथी का सिंबल वहां पर दिखाई दे रहा था। भले लोगों में बहुत सारे रूमर फैलाए गए, और एक जो सिनेरियो इस बार दिल्ली में बना, दिल्ली का नहीं बल्कि मैं चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं या किसी भी राज्य की बात करूं, लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा को हराना है तो आप किसी अन्य दल के साथ चले जाओ। और यही एक प्रोसीजर है जो हमें देखने को मिला, वो दिल्ली में मिला। और तमाम बहुजन समाज पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता यहाँ तक कि जो विधानसभा से चुनाव लड़े। और अगर मैं अपनी ही मंगोलपुरी विधानसभा का उदाहरण दूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा आदरणीय सुरेंद्र जी कि मेरी ही मंगोलपुरी विधानसभा में जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, कई प्रत्याशी जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, निगम के प्रत्याशी रहे, वो लोग सारे के सारे आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे थे। इसी तरह से अगर मैं सुल्तानपुरी विधानसभा की बात करूं, सुल्तानपुरी विधानसभा में भी हमने देखा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ में क्या उनका कैडर को सुना है, हमने देखा है उनके संघर्ष को, वो लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट डलवाने का काम कर रहे थे और खुद उनका झंडा डंडा उठाकर चल रहे थे। तो ऐसे में बताइए कहाँ पदाधिकारी। आप लगातार बसपा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लोग तमाम बहन जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इस वक्त भटक गई हैं, मिशन मूवमेंट की वो राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण युवा है, वो युवा नेता ये भी कहते हैं कि मान्यवर काशीराम के सपने को मैं पूरा करूंगा, और उन्होंने एक आजाद काशीराम पार्टी का नाम भी रखा है। क्या कहना चाहेंगे दोनों लोगों को, ये जो तमाम देश के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस प्रतिक्रिया पे? देखिए, मैं दोनों पार्टियों का ही विश्लेषण सुबह भी मैंने लाइव आकर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास में फोन आते मैसेज आ रहे थे कि भाई दिल्ली में जो वोट परसेंटेज पड़ा है बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का, बहन जी हमें वो बताएं, क्योंकि आपके पास में आंकड़े होंगे, आप दिल्ली में रहते हैं
और आपके पास वो सारे, तो मैं आपको बता दूं, जो चंद्रशेखर जी की आप बात करें, जो सामान्यवर काशीराम जी की बात करें, उन्होंने भी इस विधानसभा में अब से 14-15 कैंडिडेट उतारे थे और उनकी भी जो स्थिति हुई है, किसी को 150 वोट पड़े, किसी को 300 वोट पड़े, किसी को 600 वोट पड़े, सिर्फ एक प्रत्याशी ऐसा है जिसको 1600-1700 वोट पड़े हैं। मतलब जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की, वही स्थिति आदरणीय चंद्रशेखर की भी इस चुनाव में दिल्ली में हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को, जो आज पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि परिणाम क्यों नहीं आ रहे, और परिणाम नहीं आ रहे तो स्वाभाविक सी बात है, मुखिया पर तो प्रश्न उठते ही हैं। क्योंकि अगर घर में कोई बिगाड़ खाता होता है या बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, तो सबसे पहले सवाल मुखिया पर खड़े होते हैं कि मुखिया के संस्कार अच्छे नहीं होंगे, उन्होंने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया होगा, बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए होंगे, अपनी संस्कृति नहीं सिखाई होगी, या अपना कैडर नहीं दिया होगा, इसलिए तो बच्चे इधर उधर भटक गए। और वही कारण है कि आज जो धीरे धीरे जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर, और यहाँ तक कि मैंने बसपा हो, जो वामसेफ के कई पदाधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने पूछा नहीं, जबकि साहब मान्यवर काशीराम ने वामसेफ के ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से सत्ता में आने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने माइंड मनी देकर और समय देकर जिस तरह से कैडर देने का काम किया। लेकिन आज देख रहे हैं कि जो वामसेफ है वो भी धीरे धीरे मतलब लुप्त होती नजर आ रही है, उसकी भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। और इसी तरह से जो पदाधिकारी हैं, मंगोलपुरी विधानसभा में, आप देखिए विधानसभा में कम से कम 2-2.5 लाख वोट होता है, और वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी, उसके कितने 4 या 5 कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। और वो भी बेचारे, मैं उनकी हिम्मत को सलाम देती हूँ कि जहां पर मतलब हजार लोग बीजेपी के, आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं, और वहीं वो 2-4 लोग बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे थे। तो कम से कम ऐसे लोगों से इन पदाधिकारियों को सीख लेनी चाहिए। और बहन जी पर जो उंगलियां उठ रही हैं, देखिए उंगलियां उठना स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले भी कहा है, अगर गलती कहीं भी होती है तो शीर्ष नेतृत्व उस पर नजर रखता है, और ऐसा नहीं है कि बहन जी नजर नहीं रखती है। तो मैं तो चाहती हूँ अभी जो दिल्ली का रिजल्ट आया, इस पर बड़ी गंभीरता के साथ में और बड़ी संजीदगी के साथ में बहन जी को समीक्षा करनी चाहिए कि एक पदाधिकारी को बुलाना चाहिए, विधानसभा तक के पदाधिकारी को बुलाना चाहिए, और उनको पूछना चाहिए कि भाई आपने पिछले 5 साल में क्या काम किया जिसका ये नतीजा रहा। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, कांग्रेस ने भी चुनाव फाइट किया है, बहुत तक कि उनकी भी जमानत जब्त हुई है, लेकिन आप कम से कम उनका वोट परसेंटेज देखिए, 3.5 वोट परसेंटेज उन्होंने बढ़ाया इस चुनाव में, जबकि पिछले चुनाव में उनकी भी जमानत जब्त थी, बीएसपी की जमानत जब्त थी, और इस बार भी बीएसपी की जमानत हुई है, उनकी भी। लेकिन कांग्रेस की बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां उन्होंने 23,000, 20,000, 19,000, 18,000 मतलब इस तरह से वोट हासिल किया है। तो ये दिखाता है कि आपका कैडर कितना जिंदा है और कितना नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से कि आपको अपनी रणनीतियों में सुधार करने की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो दिन दूर आगामी चुनाव बहुत नजदीक हैं। 2027 के लोग लक्ष्य लगा के बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम हार जीत लगती रहती है। तो 2027 के चुनावों को किस नजर से आप देखते हैं? क्या इस चुनावों का असर पड़ेगा या बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी राज्य में चुनाव होता है और उसका जो परिणाम आता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, और जब किसी भी नियर बाय स्टेट में चुनाव होते हैं तो उसका सीधा परिणाम पड़ता है और उसका असर हमें देखने को मिलता है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत के साथ में, मतलब 3 बार आई, फिर चौथी बार भी, और फिर हम देखें कि जब 2012 का शासनकाल चल रहा था, उस समय जो दिल्ली थी, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे, मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से इतनी जानकारी रखती हूँ, तो उस समय मतलब 14.75% वोट था, यानी कि लगभग 15% वोट बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में था। 2 विधायक भी जीते थे, हमारी उत्तर पश्चिमी लोकसभा है, वहां से 17 काउंसलर जीत कर आए थे, और भी मतलब उनसे लोकसभाओं से काउंसलर जीत कर आए थे। तो आप सोचिए कि वो 14 या 15% वोट कहाँ चला गया। आज अगर आप परसेंटेज देखें तो आप कहाँ हैं, आप माइनस में खड़े हो। और ये सारा का सारा नतीजा है, जो रणनीतियां नहीं बन रही है, जो काम होना चाहिए था वो नहीं है, जो कैडर होना चाहिए था वो कैडर नहीं है। आप आरएसएस को उठाकर देखिए, सीखना तो हमें उन लोगों से सीखे ना, हम उनकी आलोचना तो करना शुरू कर देते हैं, आम आदमी पार्टी से ही सीख ले या कांग्रेस से ही सीख ले। वो सत्ता में रहते हुए भी रात दिन जमीन पर रहते हैं, उनके कार्यकर्ता जमीन पर रहते हैं, शाखाएं लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, या मैं आरएसएस के तमाम संगठनों की बात करूं वो करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बहुजन समाज से आने वाले तमाम संगठन, चाहे मैं भारतीय बौद्ध महासभा की बात करूं या समता सैनिक दल की बात करूं, ये तो बाबा साहब के ही संगठन है ना, लेकिन कहाँ है लोग? अभी जो मुकेश गौतम जी मंगोलपुरी से लड़े समता सैनिक दल के, वो पदाधिकारी है, लेकिन समता सैनिक दल का मुझे एक भी पदाधिकारी नहीं दिखाई दिया उस विधानसभा में। अरे कम से कम इतना तो होता, हमारा कोई मतलब कार्यकर्ता लड़ रहा है, चलो उसके समर्थन में ही हम खड़े हो जाए, पैसे नहीं देने तो कुछ मत करते। और वो खुद बता रहे थे कि भाई उन्होंने आकाश आनंद जी की 2-2 बार जनसभाएं मांगी प्रदेश से, लेकिन उनको वो सभा मतलब
वो सभाएं भी नहीं दी गई और उनका जो भी प्रचार सामग्री थी 2-2.5 लाख की वो बता रहे थे वो सारी की सारी उनकी खराब हो गई। अब मुझे नहीं पता वो कितना सच बोल रहे हैं कितना नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने लाइव अभी मेरे इंटरव्यू में जब लिया तो उन्होंने बात रखी। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि रणनीतियां जब तक ऊपर से सही होकर नीचे तक नहीं आएंगी तब तक काम नहीं चलेगा। और एक चीज तो लगातार बोलती रहती हैं कैडर लीजिए, घर घर में जाके मिलिए, लेकिन मिलते नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, बहन जी के दिशा निर्देश में या कार्यशैली में कुछ गड़बड़ नजर आती है या नीचे कार्यकर्ता में नजर आती है? क्योंकि वोटर अपने आप को हमेशा ठगा सा महसूस करता है। मैंने कहा ना कि आज जो वोटर है ना उसका मनोबल टूट गया है, और जिस तरह से जब आपका वजूद ही दिखाई नहीं देगा तो वोट कहाँ डाल के आएगा। यहाँ तक कि मैंने अभी उदाहरण के तौर पे दिया कि जो बहुजन समाज पार्टी से पहले लोग चुनाव लड़े उनके पुराने कार्यकर्ता वो तक मतलब आम आदमी पार्टी के खेमे में खड़े थे। तो आप इससे सोच सकते हैं कि मिशन मूवमेंट कहाँ है वो कैडर। जो लोग आज बात करते हैं कि हम साहब काशीराम जी के साथ में हमने देखा है कि उन्होंने कैसे खाना खाया, उनके संघर्ष को देखा है, तो क्या उन्होंने उनके संघर्ष से यही सीखा कि अवसरवाद की राजनीति करो? ये राजनीति बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, ना ही उनके कार्यकर्ताओं की है। और बहन जी को भी बिल्कुल सटीकता से इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हम एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ पाएंगे। और जो 2027 के चुनाव की बात कर रहे हैं वहां पर कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर रणनीति हमारी सही रही तो। जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपका। लेकिन जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको ये जाते जाते बता दूं कि बसपा के लोग अभी भी बहुत कैडराइज हैं। घोंडा विधानसभा से एक कैंडिडेट बैठ गया था या उसको किसी ने खरीद लिया था, कोई भी कारण रहे हो, लेकिन वहां पर भी लोगों का मनोबल टूटा नहीं। उन्होंने अपने हाथी निशान चुनाव चिन्ह पर वोट डाली, यानी बहन जी के हाथ मजबूत करे, बसपा को मजबूत करा, मान्यवर काशीराम साहब को याद करा। वहां पर भी 500 वोट आने का कार्य हुआ। आप समझिए अगर ये इसको मल्टीप्लाई करते, एक एक घर से भी हम लोग इंक्रीज करते, तो आप समझिए कि 5000 का कहीं ज़्यादा आंकड़ा मजबूत होता। लेकिन काम करने वालों की वाकई में कमी है, और डेडिकेशन लोगों का जो है वो आज भी अपने आप को देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है, हमारे घर से आ जाए, हमें बुला ले। इस तरह की कमी मुझे लगता है हमेशा खलती रहती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये उम्मीद लोग लगा के बैठते हैं कि कोई भी प्रत्याशी अगर डिक्लेयर हुआ तो वो सोचते हैं मेरे घर तक आए। लेकिन जो सच्चा और ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता होगा ना वो कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा। मैं खुद बता दूं, मेरे नियर बाय सुल्तानपुर विधानसभा पड़ती है, किराड़ी पड़ती है, मुंडगा पड़ती है, और खुद मंगोलपुरी मेरी विधानसभा है। किसी भी प्रत्याशी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नैतिक ड्यूटी समझते हुए सबके इंटरव्यू भी किया है, कवरेज भी किया है, और वोट के लिए लोगों से अपील भी किया, और लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रही हूँ पूरी कवरेज के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।